हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेशन। आप अगर केवाईसी और एमएल के कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। इस कोर्स के अंदर हमने सारा कंटेंट डिटेल में कवर किया गया और आपको हम कोर्स में प्रोवाइड करेंगे कंसेप्चुअल वीडियो, पीडीएफ नोट्स एंड क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आप ये कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम से, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल रहेगा। और इस कोर्स के अंदर हम आपको कंसेप्चुअल वीडियोस तो देंगे, उसके साथ साथ हम मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी जो है करवाएंगे। और आप हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर केवाईसी एंड एएमएल। तो ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। एक बैंक जो है, बैंक इज नॉट अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बैंक मल्टी कंट्रीज में, मल्टी स्टेट्स में ऑपरेट करने वाली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर हम नहीं डाल सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप केवाईसी को रिस्पॉन्सिबल रखो। एंड सेकंड पार्ट, जिस तरह से केवाईसी बिल्ट है, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम बिल्ट है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के हम उस चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए समझना कि बैंक के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर किन किन पर्सन की, किस किस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है रिगार्डिंग केवाईसी एंड एएमएल। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि बैंक के अंदर कौन पर्सन है और उसका क्या रोल रहेगा रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू केवाईसी। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं केवाईसी वाला पार्ट, तो हमारा फोकस भी किस पे रहने वाला है कि केवाईसी के थ्रू हम मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोकें, ठीक है। तो उसी के लिए सबसे पहले बैंक के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर सबसे पहले उसके होते हैं ऑनर, राइट, शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर का कंपनी चलाने में तो कोई पार्ट नहीं रहता, राइट। दे आर जस्ट ओनर्स। कंपनी चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी कौन सी? 3 लेवल की होती है, सीनियर, मिडल एंड लोअर लेवल, राइट। तो हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में बात करेंगे। अभी हम बात करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट मींस एकदम टॉप लेवल के ऊपर, एकदम टॉप टियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है लोगों की, रोल ऑफ द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले उनका काम क्या है कि कंट्रोल प्रोसेसेस जो है डिजाइन किए गए हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट किए गए हैं एंड ऑपरेट भी अच्छे से हो रहे हैं। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो जो चीजें करनी जरूरी थी, जो जो फ्रेमवर्क बनाना जरूरी था, वो बना है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया और वो अच्छे से वर्क भी कर रहा है। ये चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम उनका आ जाता है कि हम उन्होंने ये इंश्योर करना है कि बैंक का एएमएल प्रोग्राम जो है इज इन प्लेस एट ग्रुप लेवल एंड इज इफेक्टिवली मैनेज्ड। मतलब कि एएमएल को रोकने के लिए आप एक्टिवली मेजर्स ले रहे हो और वो क्या है? ग्रुप लेवल मींस पूरे बैंक के अंदर लगाए गए हैं एंड आर इफेक्टिवली मैनेज्ड। देन उसके बाद बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट का काम क्या बनता है कि इन्होंने प्रॉपर ओवरसी करना है, देखते रहना है कि सिस्टम जो हो गया हमारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का, केवाईसी का, इंटरनल कंट्रोल और जो रिस्क को रोक, मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को कम करने की हम जो स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, वो सब कुछ क्या हो रही है? अच्छे से कवर हो रही है। तो ये सारा क्या आ जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी कंपनी में होता है ना, वो उसका काम क्या होता है? पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज फिर बना के या कोई भी डिसीजन लेना और फिर उसके ऊपर वर्क किसने करना है? मिडिल लेवल और लोअर लेवल ने, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी यही काम है कि केवाईसी की पॉलिसी जो है बैंक की, वो कॉम्प्रिहेंसिव बने सबसे पहले। मतलब इन डिटेल पॉलिसी बैंक के अंदर होनी चाहिए, हर चीज उसमें कवर होनी चाहिए कि हर एक पर्टिकुलर एंटिटी आएगी तो क्या केवाईसी होगा, एक स्पेशल केस होगा तो उसमें क्या क्या केवाईसी, एक्सेप्शनल चीजों में कैसे आपने डील करना है, हर चीज उस पॉलिसी के अंदर कवर होनी चाहिए। एंड वो क्या होना चाहिए आपका?
अलाइन करना चाहिए लीगल रिक्वायरमेंट के साथ, मतलब जैसी लॉ की रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल करते हुए अपनी पॉलिसी बना रहे हो। ओके, उसके बाद अगला काम क्या है, उस केवाईसी पॉलिसी के अंदर, केवाईसी फ्रेमवर्क के अंदर आपने ये डिफाइन करना है कि कस्टमर एक्सेप्ट करने से पहले, बैंक के अंदर कोई भी कस्टमर न्यू ऐड होगा उससे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी पॉलिसी आपको बनानी है। बिकॉज दिस इज द स्टेप वेयर वी कैन प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, हम इलिसिट लोगों को आने से रोक सकते हैं अगर हमारी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है। ओके, देन थर्ड आ जाता है कि एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव एएमएल और सीएफटी फ्रेमवर्क, जिसमें वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे अलग अलग लोगों की रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद आ जाता है रिस्क बेस्ड कैटेगराइजेशन, रिस्क बेस्ड अप्रोच लगाना ताकि हमारे कस्टमर की कैटेगराइजेशन करेक्ट हो। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कंपनी में ये हो रहा होना चाहिए, कंपनी मीन्स बैंक में ये हो रहा होना चाहिए। देन उन्होंने ये सारी पॉलिसी लगा दी, कौन कौन सी लगा दी फिर से एक बार देखते हैं। केवाईसी पॉलिसी बनाई जो लॉ के हिसाब से मैच है, फिर केवाईसी पॉलिसी के अंदर इंश्योर किया कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी स्ट्रांग है या नहीं, फिर उसके बाद एएमएल का जो फ्रेमवर्क है केवाईसी के अंदर उसको इस्टेब्लिश किया और ये देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर पर्सन को लग गई है या नहीं, एंड कस्टमर की क्या करी, रिस्क बेस्ड कैटेगराइजेशन करी। जब उसने सारी पॉलिसी बना दी फिर उसने क्या करना है, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन करनी है, इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करना है कि जो भी हमारा कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है वो अच्छे से फॉलो हो रही है या नहीं, अडेयरेंस टू द लॉ एंड रेगुलेशन। और इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन कैसे करेगा वो, बाय डूइंग कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट मतलब आपने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये नहीं करना कि साल में एक बार आके चेक कर लिया, ये आपने लगातार ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस आपने चेक करते रहना कि पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। एंड देन जो आप ये ऑडिट कर रहे हो इसकी आप क्या करोगे, यू विल प्रेजेंट अ क्वार्टरली कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी। क्वार्टरली फिर आपकी रिपोर्ट भी जानी चाहिए ऑडिट कमेटी को। और लास्ट में आपको डेजिग्नेटेड डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर भी अपॉइंट करना है एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रिक्वायरमेंट। तो पीएमएलए में रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक डेजिग्नेटेड पर्सन चाहिए जिसको हम रिस्पॉन्सिबल माने कि हमें अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो हम आपकी कंपनी में किसको पूछे। तो ये काम अपॉइंट कौन करवाएगा, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कराएगा। तो सारे पॉइंट आपस में लिंक पे चल रहे हैं। सबसे पहले आप केवाईसी पॉलिसी बनाओगे, उस पॉलिसी के अंदर आपने क्या इंश्योर करना है, हमारे कवर हो जाए, लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो हो जाए, उसके अंदर आपकी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी भी आनी चाहिए, फिर उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एएमएल के फ्रेमवर्क को भी लेकर आ रहे हो, एएमएल प्रिवेंशन का फ्रेमवर्क भी आप लेकर आ रहे हो, एंड नंबर 4 आप क्या कर रहे हो, ये पॉलिसी बनाने के बाद रिस्क बेस अप्रोच लेके कस्टमर की कैटेगराइजेशन कर रहे हो। फिर ये पॉलिसी आपने जब बना ली देन आपने करना है इसकी इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन। इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन आपने एक बार नहीं करनी, आपने इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन करनी है ऑन अ कॉन्करेंट बेसिस। फिर जो भी आपने ऑडिट करा है उसका आपने क्या करना है, आपने रिपोर्ट देनी है, किसको देनी है, ऑडिट कमेटी को। एंड एट लास्ट आपने पीएमएलए की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डेजिग्नेटेड डायरेक्टर भी अपॉइंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम समझेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स क्या करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कंप्लायंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको डाल देते हैं, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को डाल देते हैं। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। और उसके साथ साथ किसको डालते हैं, सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, दो लोग, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स। तो हम देख लेते हैं कि डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे पहले हम समझते हैं कि डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होता क्या है। सो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग ओवरऑल कंप्लायंस विद पीएमएलए एंड पीएमएलए रूल्स। अब डेजिग्नेटेड का क्राइटेरिया कैसे होगा, किस किस पर्सन को मानेंगे, एक कंपनी के अंदर पीएमएलए किसको देखेगा, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा फॉलो करने के लिए, टू मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर ऑथराइज बाय बोर्ड। जो भी कंपनी का एमडी है या फिर एमडी या होल टाइम डायरेक्टर है उसको मानेंगे डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। फिर पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर मैनेजिंग का है, जो पूरा
पार्टनरशिप का बिजनेस संभाल रहा है वो, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंदर प्रोप्राइटर सिंपल, ट्रस्ट के अंदर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन होगा, ट्रस्टी, और एसोसिएशन के अंदर जो भी पर्सन मैनेज कर रहा है वो क्या हो गया, डेजिग्नेटेड। मींस जिस पर्सन के ऊपर सारे बिजनेस को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीएमएलए भी उसी को जाके पूछेगा कि आप बताओ आपने कंप्लायंस करी है नहीं। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इन लोगों की पीएमएलए के अंदर, सबसे पहले कि केवाईसी की जो पॉलिसी है आपकी, ठीक है, वो रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए, और यहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होनी चाहिए हर एक पर्सन की, ओके, कि कौन पर्सन उस चीज को ओवरसी करने वाला है। देन जो भी हमारे बैंकिंग प्रोडक्ट है वो केवाईसी के नॉर्म को कंप्लाई करे। अब हर बैंकिंग प्रोडक्ट में केवाईसी का रूल फॉलो होना चाहिए। एंड देन प्रिंसिपल ऑफिसर पॉइंट के वही रिपीट हो गया पॉइंट। देन इम्प्लीमेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर एफआईयू इंडिया। एफआईयू इंडिया को रिपोर्ट कैसे करेंगे, स्पेशली किन चीज़ों में, जो ट्रांजैक्शन कोर बैंकिंग सिस्टम के बाहर है। जो सीबीएस में है वहाँ पे तो हम ऑटोमेट करके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी ट्रांजैक्शन को किस तरह से करेंगे, ये मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना किसका काम है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का, डायरेक्टर का। देन जो भी बैंक की सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशन टीम है, हमें वो भी चेक करना है कि केवाईसी के नॉर्म को फॉलो करें। सिमिलरली बैंक में क्रेडिट मॉनिटरिंग यूनिट होते हैं, और रिस्क बेस्ड अप्रोच के हिसाब से कैटेगराइजेशन करवाना है। देन कंप्लायंस एंड ऑडिट फंक्शन मस्ट ओवरसी केवाईसी, इंश्योर रेडीनेस फॉर रेगुलेटरी एंड लीगल चार्जेस। मतलब डेजिग्नेटेड का ऑफिसर का ओवरऑल काम क्या हो गया कि सबसे पहले केवाईसी की पॉलिसी होनी चाहिए, उसके बाद आपने देखना है कि रिपोर्टिंग अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, और जितने भी बैंक के अंदर प्रोडक्ट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग यूनिट है, वो क्या कर रहे हैं, केवाईसी के नॉर्म को फॉलो करके चल रहे हैं। और हम हमारे बैंक में इस तरह से रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं कि अगर कल को किसी भी रेगुलेटरी चेंजेस की ज़रूरत पड़े तो हम इजीली अपनी पॉलिसी को अडेप्ट कर सकें। एंड देन प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, ताकि फॉर स्टिपुलेटेड पीरियड क्या था, 5 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। देन इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग रिगार्डिंग केवाईसी और एएमएल पॉलिसी। तो ये सारा काम आ गया किसका, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का ये काम हो जाता है कि केवाईसी के रिगार्डिंग ये चीजें करनी है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर जो अपॉइंट करना था हमें बीएमएलए के अंदर, उसका क्या काम रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफिसर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्ट टू एफआईयू इंडिया विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो उसका काम ही है क्या कि आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है एफआईयू इंडिया को। नाउ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, सबसे पहला काम आ जाता है फॉर्मुलेटिंग एंड अपडेटिंग केवाईसी पॉलिसी। देन कोऑर्डिनेटिंग विद बिजनेस वर्टिकल्स, बिजनेस वर्टिकल्स के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना है, ताकि केवाईसी का ऑपरेशनल मैनुअल, केवाईसी की पॉलिसी तो बना ली, बट उसके बाद हमें देखना है कि उसको ऑपरेशनल मैनुअल भी हमने डिटेल में बना के दिया एम्प्लॉयज को या नहीं। देन उसके बाद हर एक केवाईसी नॉर्म के अंदर, हर एक पॉलिसी के अंदर हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क असेसमेंट कवर हो रहा है या नहीं, उसको प्रिवेंट करने का मेथड हमने इंक्लूड किया है या नहीं किया। देन एसओपीज होने चाहिए हमारे प्रॉपर, एंड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग ऑनरशिप, मींस ट्रांजैक्शन के पीछे की ऑनरशिप किसकी है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एसओपीज होने चाहिए। ये क्यों लगाया गया, ताकि एक्चुअल ऑनर हमें पता रहे एंड बेनामी ट्रांजैक्शन ना हो सके, इसके थ्रू टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो सके, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है कि ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर, अच्छे से लग रहा है, ये भी किसका काम है देखना, प्रिंसिपल ऑफिसर। और नेक्स्ट रिस्क कैटेगराइजेशन मॉडल्स आर इंटीग्रेटेड, कि आपको जो रिस्क बेस्ड कैटेगराइजेशन करनी है वो इंश्योर करना है कि हर एक बिजनेस वर्टिकल के अंदर हमने इंक्लूड किया है उसको, ठीक है। देन सेटिंग अप रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, एफआईयू को रिपोर्ट करना उसका मेन काम है, तो उसके मैकेनिज्म सेटअप करना और इंश्योर करना कि सारे ट्रांजैक्शन कवर हो गए हैं रिगार्डलेस ऑफ एप्लीकेशन टाइप। जो भी ट्रांजैक्शन उसको रिपोर्ट करना जरूरी था वो सब कुछ रिपोर्ट किया गया है। देन अगला काम आ जाता है इस्टेब्लिशिंग सिस्टम फॉर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डिटेक्शन यूजिंग आईबीए वर्किंग ग्रुप्स रेड फ्लैग इंडिकेटर। आईबीए ने कुछ रेड फ्लैग इंडिकेटर बताए थे, तो उसको यूज करके हमें देखना है कि हम सारे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्लस बैंक अपना खुद का भी असेसमेंट एक्सपीरियंस यूज करके सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा एंड रिपोर्ट करेगा। फिर ट्रेनिंग करवानी है स्टाफ की, ताकि केवाईसी की पॉलिसी फॉलो होती रहे। एंड जो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है उसको इन्फॉर्म करना
रिगार्डिंग व्हाट की कंप्लायंस गैप, की हमारे पॉलिसी के अंदर क्या क्या कमियां हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं एंड उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताना है। एंड सबमिटिंग पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू व्हाट, टू द बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी। इन लोगों को रिपोर्ट भी टाइमली बेसिस पे प्रिंसिपल ऑफिसर ने सबमिट करनी है। तो ये आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रिंसिपल ऑफिसर की। अब हम देख लेते हैं एएमएल मॉनिटरिंग यूनिट, मतलब वो यूनिट बैंक के अंदर जिसका मेन काम क्या रहने वाला है कि मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड मॉनिटरिंग करनी है उसने ट्रांजेक्शन की और रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये किसके अंदर वर्क कर रही होगी, ये वर्क कर रही होगी प्रिंसिपल ऑफिसर के अंदर, राइट। सबसे पहले बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। बोर्ड के आगे किसको किसको डेलीगेट किया गया काम, एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बनाया गया। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को कौन रिपोर्ट करेगा, प्रिंसिपल ऑफिसर बनाया गया एक। अब प्रिंसिपल ऑफिसर किस चीज को ऑपरेट कर रहा है, एक एएमएल मॉनिटरिंग यूनिट को, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप चल रहा है। तो एएमएल यूनिट किन का साइज और स्ट्रक्चर किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि आपका बिजनेस क्या है, टोटल बिजनेस का साइज क्या है, कौन से एरिया में हो, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कैसा है, और थर्ड पार्टी एजेंट आप कितने यूज कर रहे हो। इन सारी चीजों के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपका एएमएल यूनिट कितना बड़ा होना चाहिए, कितना रोबस्ट में चाहिए, राइट। अब हो सकता है कि बैंक एक सेंट्रलाइज्ड एएमएल मॉनिटरिंग यूनिट यूज कर ले, लाइक एक ही मॉनिटरिंग यूनिट है वो सारे बैंक के बिजनेस को देख रहा है, या फिर वो क्या कर सकते हैं, हर बिजनेस लाइन के लिए एक सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज ऑन द बैंक कि क्या किस चीज की उनको जरूरत है उस हिसाब से वो कर लेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि एएमएल यूनिट जो है ये ऑपरेशन वर्टिकल के अंदर रहेंगे, बिजनेस वर्टिकल के अंदर नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जैसे बैंक के अंदर दो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, मींस कि इंटरनल काम कर कैसे हो रहा है उस चीज को देखना, और एक होता है बिजनेस डिपार्टमेंट जो कि बाहर से लोगों में डील करता है। तो वो बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट अबाउट बिजनेस, दिस इज अबाउट ऑपरेशन, कि आपका इंटरनल फंक्शनिंग को चेक करने के लिए यूनिट बनाया गया है। तो इसको ऑपरेशन वर्टिकल के अंदर रखना है, इससे प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। मेन मकसद ही आ गया, इट्स लाइक योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ठीक है। नाउ रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन एएमएल यूनिट मस्ट रिपोर्ट फंक्शनली टू द प्रिंसिपल ऑफिसर। एएमएल यूनिट रिपोर्ट किसको करेंगे, प्रिंसिपल ऑफिसर को ही करेंगे। इसके अलावा मेन एएमएल यूनिट का काम क्या था, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग करना, ठीक है। बट इसके अलावा भी कुछ और रिपोर्ट हो सकती है, जैसे कि हमने देखा था कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट होगी, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर होगी, राइट, एंड एनटीआर होगी। तो इन सबको भी हमें क्या करना है, मस्ट बी सबमिटेड मंथली एज अ सिंगल कंपाइल्ड रिपोर्ट, एक सिंगल रिपोर्ट करनी है। और इसके लिए कौन से एएमएल यूनिट रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं, तो जैसे सीटीआर आ गया, ठीक है। तो इसमें एएमएल का यूनिट जो अकाउंट बेस्ड ट्रांजैक्शन दिख रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा रिपोर्टिंग के लिए। काउंटरफीट करेंसी के लिए कौन होगा, जो किसकी विजिलेंस कर रहा है, फोर्स नोट की विजिलेंस कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। देन क्रॉस बॉर्डर के लिए कौन होगा, क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस को जो भी डील कर रहा है एमएल यूनिट वो रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, की सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, उसका फाइलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बनाने का क्या तरीका हो सकता है, या तो अलर्ट बेस्ड हो सकता है कि जैसे ही हमें कुछ रेड अलर्ट दिखा हमने रिपोर्ट कर दिया, या रिव्यू ऑफ रेड फ्लैग इंडिकेटर के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में क्या हमें करना है, वाइट लिस्टिंग ऑफ द अकाउंट, कि कुछ अकाउंट जो हमें पता है सही चल रहा है उनको हम एक बारी के लिए छोड़ देंगे। देन ब्रांच, और कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होते हैं जो बैंक की एक्टिविटी को देख के नहीं बल्कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहा इन पर्सन डील करने पे, उस पे हमें पता लगा। तो ये हो गया ब्रांच का फंक्शन वाले सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो इस तरह से चार सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसमें मल्टीपल स्टेजेस होंगी। मल्टीपल स्टेजेस में सबसे पहले क्या आएगा, अलर्ट जनरेट होगा यूजिंग सॉफ्टवेयर या रेड फ्लैग इंडिकेटर। फिर वो अलर्ट को वेरीफाई कौन करेगा, एएमएल यूनिट, कि क्या वो अलर्ट सही है या नहीं। फिर उसको एग्जामिन करेंगे, जिस भी कस्टमर के रिलेटेड अलर्ट रेज हुआ उसकी सारी ट्रांजेक्शन को एग्जामिन करेंगे, और फिर एसटीआर सबमिट कर देंगे एफआईयू इंडिया को, राइट।
Each AML unit handle STR processing for its respective business line, and regardless of which AML unit reviews an STR, all customer transaction and services must be analyzed. मतलब क्या हो गया कि लेट्स जस्ट से कि जो कस्टमर की सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अराइज हुई है वो उसकी करंट अकाउंट के अंदर हुई है, मीन्स उसका बैंक अकाउंट जो है उसके अंदर हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एएमएल यूनिट सिर्फ इसी को देखेगा। अब अगर एक बार वो सस्पिशन में आ गया तो बैंक के अंदर उसके जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बैंक उसको दे रहा है वो सब के अंदर एनालाइज उसको करना होगा, ना कि सिर्फ अपने वाले बिजनेस यूनिट पे। ओके, मीन्स थरो रिव्यू उसको करना जरूरी है। ओके, रिव्यू ऑफ रेड फ्लैग इंडिकेटर। तो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स जो हमने बनाए हैं उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना भी जरूरी है, अपडेट करना भी जरूरी है, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो फॉल्स पॉजिटिव कम करे। मीन्स कोई ऐसा ना हो जाए कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन थी बट हमने डिटेक्ट नहीं की। तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमें अपना सिस्टम को अपडेट करते रहना है। और फॉल्स नेगेटिव को कम करने के लिए, मीन्स एक्चुअली में वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन नहीं थे बट उसने फिर भी हमारे लिए रेड अलर्ट रेज कर दिया, उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ अकाउंट जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है उसको फिल्टर आउट कर देंगे विद वाइट लिस्टिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए ये भी एएमएल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी वाइट लिस्ट में अकाउंट आने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से मैनेज करना और मेंटेन करना उस लिस्ट को। देन उसके बाद ब्रांच का क्या फंक्शन रहता है। ब्रांच में रेड फ्लैग इंडिकेटर क्या होने वाले हैं, कस्टमर का बिहेवियर या डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसको अच्छे से वेरीफाई किसका करने का काम है, ब्रांचेस का, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहे हैं और या प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो लोग। ठीक है, तो दे such cases must be escalated to AML unit which shall review transaction detail and determine if STR filing is necessary। ठीक है, तो ये हो गया AML के कंप्लायंस एंड रोल प्रिंसिपल ऑफिसर के, AML यूनिट के और ब्रांच प्रोसेसिंग यूनिट के। राइट, अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है रिगार्डिंग AML। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि बैंक्स में एक मोस्टली क्या होगा, बड़े बैंक में सेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट होंगे जो कि क्या काम देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू ओवरसी योर अकाउंट ओपनिंग, एलसी या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ये सारे यूनिट को क्या करना होगा, एएमएल की कंप्लायंस में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क जो है वो हाई रहता है। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या डाली गई है, सबसे पहले केवाईसी की कंप्लायंस चेक करना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन प्रोसेस करो, मेक श्योर कि केवाईसी हमारी अच्छे से कंप्लाई हो रही है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट आपको मिल रहे हैं डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करना है फॉर अनयूजुअल फीचर या डिस्क्रिपेंसी, कि डॉक्यूमेंट में आपस में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ रही। फिर उसके बाद अगर किसी भी तरह की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगती है तो उसकी डिटेल आपको एएमएल यूनिट को देनी है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस यूनिट का काम बनता है। एंड कस्टमर की कैटेगराइजेशन करनी है रिस्क के बेसिस के ऊपर, कि कस्टमर को करेक्टली आपने असाइन किया उसके रिस्क के बेसिस के ऊपर, एंड पीरियोडिकली रिव्यू करना है और अपडेट करना है उसकी कैटेगराइजेशन को और केवाईसी की डिटेल को। कि टाइम ये नहीं कि एक बार जो कैटेगराइजेशन कर दी कि ये लो रिस्क कस्टमर है बट पता चल रहा है वो पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो गया, एमएलए बन गया और आपने अभी भी उसको लो रिस्क में रखा, नहीं, अब वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हो गया तो उसकी कैटेगराइजेशन अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पीरियोडिकली रिव्यू होना चाहिए। देन आ जाते हैं जो ब्रांच और फील्ड यूनिट में काम करते हैं लोग, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, क्योंकि ये लोग फ्रंट लाइन में डील करते हैं, कस्टमर से सीधा डील करते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, कस्टमर के बिहेवियर को देखने के लिए कि कुछ सस्पिशियस तो नहीं है, और ट्रांजेक्शन को भी ये लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले आप ड्यू डिलीजेंस के साथ केवाईसी के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो कस्टमर से और ऑब्जर्व करो कस्टमर के ट्रांजेक्शन को कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं आपको दिख रही उसमें। राइट, फिर आप क्योंकि फील्ड वाले लोग कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं तो अगर कस्टमर के बिहेवियर में कुछ सडन चेंज आता है वो नोट कर सकते हैं उस चीज़ को। और मॉनिटर मार्केट रिपोर्ट, मार्केट इंटेलिजेंस पे उनको अपडेटेड रहना है कि कस्टमर किस तरह से आजकल अगर कुछ फ्रॉड हो रहे हैं या कोई भी चीज़ हो रही है तो दे शुड बी अलर्ट। ठीक है, ताकि कोई कुछ भी सस्पिशियस अगर होता है तो उस चीज़ को वो आइडेंटिफाई कर सके, और जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होती है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी उनको मिलती है, वो एएमएल यूनिट को रिपोर्ट करेंगे एंड
अटेम्प्टेड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट करना है इवन इफ दे डू नॉट प्रोसीड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड अटेम्प्टेड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई सिर्फ फील्ड वाले लोग ही कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बिकॉज उनको पता लग जाए कि जैसे ही कस्टमर से डिटेल मांगी डॉक्यूमेंट की या मांगा कि आपके पास ये पैसा कैसे आया, उसने क्या किया, ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दी, तो ये सस्पिशियस बिहेवियर है, ये चीज़ फील्ड वाले लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उनको रिपोर्ट करना होगा। देन इन्वेस्टिगेट अलर्ट मीन्स AML यूनिट के actively review AML unit alert and provide insight of genuineness of flagged transaction, कि उन्होंने जो ट्रांजेक्शन फ्लैग की हैं उन बताओ कि क्या वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन, ये सब कुछ बताना उन्होंने, ठीक है। अब आ जाता है बैंक के अंदर कंप्लायंस एंड ऑडिट फंक्शन, मींस वो डिपार्टमेंट बैंक का जिसका काम है कि लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस देखना, ऑडिट कमेटी हो गया हमारा, ठीक है। तो इन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मेक श्योर कि रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क हम उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एंड दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन डिटेक्टिंग कंप्लायंस गैप एंड मिटिगेटिंग रिस्क, हमारे अगर पॉलिसी में कुछ गैप्स हैं, कुछ कमियां हैं, उसको डिटेक्ट करना, और अगर कोई रिस्क कम हो सकता है उसको कम करने में हेल्प कौन करता है, कंप्लायंस एंड ऑडिट फंक्शन करता है। तो कंप्लायंस फंक्शन का काम क्या रहने वाला है कि KYC पॉलिसी अपडेट रहे, हमेशा ये चीज मॉनिटर करनी है उसने, एंड जो भी हमारे KYC के प्रोसेसेस हैं, AML और KYC के प्रोसेसेस हैं बिजनेस लाइंस के, वहां पे प्रॉपर गाइडेंस इशू करना है, SOP देना, AML मैनुअल देना, ऑपरेशन मैनुअल देना, ये सारा काम किसका, कंप्लायंस फंक्शन का है। देन वेट न्यू प्रोडक्ट फॉर KYC मीन्स वो देखें कि और क्या क्या रिस्क एड्रेस कर सकते हैं नए प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। एंड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, जो भी हमारा ऑनगोइंग AML कंप्लायंस है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना कंप्लायंस डिपार्टमेंट का काम है। फिर आ जाता है हमारा ऑडिट फंक्शन, ऑडिट फंक्शन का क्या काम रहने वाला है कि स्पेसिफिक ऑडिट करो, सिर्फ आपका ऑडिट एटलीस्ट साल में एक बार आप ऐसा ऑडिट करो जहाँ पे आप देख रहे हो कि KYC की कंप्लायंस अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही। फिर आपने जो ऑडिट, जो भी आप ऑडिट प्रोसेस कर रहे हो बैंक के अंदर, वहां पे आप वेरीफाई करो कि ऑडिट के KYC के कंप्लायंस अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, एंड जो भी गैप्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो आप रिपोर्ट करो AML यूनिट्स को, एंड उस चीज को कैसे हम रिमूव कर सकते हो उसके बारे में बताओ। देन आ जाता है टिपिंग ऑफ, टिपिंग ऑफ का मतलब क्या हो गया कि बैंक का कोई एम्प्लॉय कस्टमर को जाके बता दे कि आपका अकाउंट इस वक्त AML के रिव्यू के अंदर है, तो उससे क्या हो जाएगा कि कस्टमर हमारा AML को मॉनिटर करने का, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करने का पूरा पर्पस ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर पर्सन को टिप ऑफ कर दिया गया और वो पर्सन एक्चुअली में कोई गलत ट्रांजेक्शन कर रहा था तो वो उसको टाइम मिल जाएगा उस चीज को सही करने का, इसलिए टिपिंग ऑफ क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है अंडर AML रेगुलेशन, ठीक है। तो मीनिंग भी उन्होंने ये लिखा है, टिपिंग ऑफ रेफर्स टू इन्फॉर्मिंग अ कस्टमर और थर्ड पार्टी दैट देयर अकाउंट इज अंडर AML मॉनिटरिंग। तो इसके रिगार्डिंग स्टाफ को क्या गाइडेंस दी हुई है, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि सीनियर मैनेजमेंट का काम बनता है कि क्लियरली एम्प्लॉयज को गाइड किया जाए कि आपने कस्टमर को टिप ऑफ नहीं करना है किसी भी तरह से, एंड कोई भी डिस्क्लोजर नहीं देना कस्टमर को अबाउट व्हाट, कि उनके कौन से ट्रांजेक्शन AML की स्क्रूटनी में है या उनकी कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट फाइल हुई है, ये कस्टमर को नहीं डिस्क्लोज करना है। फिर आ जाता है कुछ ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन, no restriction should be imposed on operating an account just because an STR has been filed, जस्ट बिकॉज हमें लग रहा है कि उसके ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी ऑपरेट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दें, और STR फाइल हुई है ये चीज़ क्या रहनी चाहिए, कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल ये इन्फॉर्मेशन आपकी रहनी चाहिए। तो इसके साथ हमारा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि बैंक के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रांचेस की, कंप्लायंस फंक्शन की, ऑडिट फंक्शन की, एंड ऑल स्टाफ की क्या है कि टिप ऑफ नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलनी है। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके आपको यहाँ पे कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड आजकल आपको 82% ऑफ अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर चल रहा है, आपको कूपन कोड यूज़ करना है विंटर, और आप ये कूपन का फ़ायदा उठ ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आप कमेंट में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, या अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सो बाय बाय।